दोस्तों नमस्कार। वोटिंग ने तो रफ्तार पकड़ ली। पहले दो चरणों में जो वोटिंग की रफ्तार बहुत धीमी थी, तीसरे चरण आते आते उसकी रफ्तार बीते चुनाव के बराबर आकर खड़ी हो गई। यानी पिछली बार के चुनाव में 67% वोट पड़े थे, कमोवेश इस बार भी उसी के इर्द गिर्द वोटिंग का आंकड़ा आकर टिक गया है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात में वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार की तुलना में काफी कम है। और महाराष्ट्र को लेकर यह सवाल लगातार है कि वहां के चुनाव में तो शिवसेना ही शिवसेना से कई सीटों पर टकरा रही है और बरसों बरस तक जो शिवसेना बीजेपी के साथ रही, वो बीजेपी और शिवसेना भी आपस में टकरा रही है। और एनसीपी भी एक सीट पर तो एनसीपी के ही सामने खड़ी है। लेकिन गुजरात के भीतर की हवा, जो थोड़ी बहुत हवा राजकोट से निकली थी राजपूत समाज को लेकर, उसका असर 5 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज से दिखाई भी दिया। और राजनीतिक तौर पर विपक्ष की राजनीति करती हुई कांग्रेस नारे भी लगाते हुए दिखाई दी। लेकिन बावजूद इन सब के अब ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है जहां पर आधा चुनाव निपट गया है। और इस आधे चुनाव के आंकड़े बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि 2024 का लोकसभा का जो परिणाम होगा, शायद वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जगह तो दे दे, लेकिन बहुमत के आसरे वह पार्टी चल पाएगी, शायद यह मुश्किल सवाल है। क्योंकि पहले 3 चरणों को अगर मिला दीजिए तो 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इन 283 में से कांग्रेस बहुत पीछे, लेकिन बीजेपी बहुत आगे। बीजेपी 164 सीट बीते चुनाव में जीती थी इन 283 सीटों में से। लेकिन चरण दर चरण जब हम आपके सामने अपनी समूची टीम द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के जरिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें तीसरे चरण में एक बड़ा झटका बीजेपी के सामने आकर खड़ा हो गया है। और 3 ऐसे राज्य हैं जो 2019 को रिपीट करने को तैयार नहीं है। उसमें सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और तीसरा बड़ा राज्य है बिहार। जी, इन 3 राज्यों की परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते चुनाव को अगर आप परखें तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार तमाम सीटों पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल जीते थे 2019 में। इन जगहों में 93 सीट में से 54 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है। गुजरात की स्थिति कमोवेश वैसी ही है, लेकिन कर्नाटक में एक बड़ा झटका, वह भी बड़े झटके का मतलब यह है कि जिन 14 सीटों पर बीजेपी 2019 में जीती थी, उसमें कम से कम हम न्यूनतम की लकीर आज आपके सामने खींच रहे हैं। 6 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है बीजेपी के लिए और 3 सीटों पर चुनौती आमने सामने की आकर खड़ी हो गई है। यह स्थिति कर्नाटक की है। महाराष्ट्र के भीतर जिन 11 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन 11 सीटों में से 4 सीट सीधे तौर पर खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजा रही है और 2 सीट ऐसी है जहां पर आमने सामने की परिस्थिति है। बिहार के भीतर की जिन सीटों पर मतदान 5 सीटों पर हुआ है, उसमें से 3 सीट सीधे तौर पर इस बार बीजेपी या उसके गठबंधन, जिसमें एलजेपी है, जिसमें चिराग पासवान अगुवाई कर रहे हैं, वो 1 सीट पर है, लेकिन वह जीत पाने की स्थिति में नहीं है। 1 सीट पर बीजेपी है, वह भी सीट जीत पाने की स्थिति में नहीं है। 3 सीट पर जेडीयू है, उसमें 1 सीट वो गंवा रही है, बाकी 2 सीटों पर चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यानी बिहार भी एक झटके में चौंका रहा है। हम राज्य दर राज्य चलें उससे पहले 2 बातों को समझ लीजिए। 2009, 2014, 2019 इन 93 सीटों पर जो बीजेपी की स्थिति थी, वो एक के बाद एक बढ़ती चली गई। 2009 में वो 47 सीटें जीती थी 93 सीटों में से, जिसमें तीसरे चरण में वोटिंग हुई है। 2014 में यह बढ़कर 20 सीटें बढ़ गई और 67 सीट जीत गई और 2019 में 72 सीट जीत गई इन 93 सीटों में से। इस बार एक झटके में 2009 की परिस्थिति से कुछ
बेहतर ही बीजेपी कर पाएगी, वह 2014-2019 भूल जाए। क्योंकि वोटिंग पैटर्न खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस इलाकों में वोटिंग तेजी और रफ्तार के साथ हुई, वहां पर सिर्फ माइनॉरिटी वोट नहीं बल्कि महाराष्ट्र में तो ओबीसी वोट भी मायने रखता है। और ओबीसी का मैसेज विदर्भ से निकलकर आ चुका है और इस बार तो मराठवाड़ा हो, पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा हो या कोंकण का हिस्सा हो, वहां पर भी वोटिंग पैटर्न ने दिखलाया कि बीजेपी के लिए क्यों मुश्किल है। और यूं ही शरद पवार और यूं ही उद्धव ठाकरे की मौजूदगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर भारी नहीं है। उसके कई कारण हैं और इसका असर बीजेपी पर पड़ा और बीजेपी को लेकर वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी कम है क्योंकि बीजेपी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और वहां सरकार थी तो बीजेपी के सांसदों के निशाने तक पर यही लोग रहते थे। लेकिन वही लोग जब शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, तो उन्हीं लोगों में से बहुतों को टिकट दे दिया बीजेपी ने, क्योंकि अपने तौर पर एकनाथ शिंदे के पास उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी अपने उम्मीदवारों को दे रही थी, कई जगहों पर उसने दिया, तो इसका असर तो खुले तौर पर पड़ा। लेकिन यहां पर एक सीट महाराष्ट्र का जिक्र जरूर करेंगे बाद में, सांगली का भी। लेकिन इन परिस्थिति के बीच में हमें लगता है राज्य दर राज्य चलें, क्योंकि आज असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर एक सीट, यहां पर वोटिंग कुल मिला के 93 सीटों की हुई है। अब एक एक राज्य को अगर आप परखना शुरू करें तो खास तौर से 3 राज्य जो झटका देने वाले राज्य हैं उनको सबसे पहले परखने की जरूरत है। और उसमें शुरुआत हमें लगता है आज महाराष्ट्र से करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। यहां पर वाकई जिस तरीके से आपस में टकराव है, उसमें हम सांगली से शुरुआत करते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा जिक्र हमने सांगली का किया। सांगली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता के तौर पर चंद्रहार पाटिल मैदान में उतरकर आए, जबकि सिटिंग सांसद जो हैं वह बीजेपी के हैं, संजय काका पाटिल। लेकिन शिवसेना भिड़ गई थी कि सांगली से वो चुनाव लड़ेगी, जबकि वहां पर सांगली के किसी भी विधानसभा सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीती नहीं थी। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि वह अपने लोगों को टिकट दे, और ऐसे में वसंत दादा पाटिल के पोते जो थे विशाल पाटिल को उन्होंने खड़ा किया। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और सवाल यह आया कि इंडिया का वोट बट गया और इसका लाभ बीजेपी के सिटिंग एमपी को मिल गया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे और कांग्रेस टकरा रहे हैं सांगली में, उसका लाभ बीजेपी के सिटिंग एमपी को मिल गया? तो फिर यकीनी तौर पर यह कह सकता है जहां इंडिया गठबंधन आपस में टकराया, यह आपको बंगाल की दिशा में भी ले जाएंगे, जहां एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट साथ में है, ममता अलग खड़ी है। लेकिन लौटिए महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में हमारी टीम ने बोला कि दरअसल इसका लाभ खुले तौर पर बीजेपी के सिटिंग एमपी संजय काका पाटिल को हुआ है, और जो लाभ दोनों मिलकर अगर लड़ते तो जीत सकते थे, ऐसी स्थिति वहां पर खुले तौर पर थी, लेकिन इन्होंने इसको गंवा दिया। लेकिन वोटिंग के वक्त जो सवाल महाराष्ट्र के वोटरों के भीतर था, वह सवाल युवाओं का था, वो सवाल ओबीसी का था, वो सवाल मराठाओं का था, वो सवाल टूटी हुई शिवसेना का था, वो सवाल टूटी और बिखरी हुई एनसीपी का था। और बारामती के भीतर, युवाओं के भीतर अजीत दादा पवार को लेकर लोकप्रियता के तहत उनकी पत्नी के पक्ष में युवाओं के वोट जरूर पड़े। लेकिन जिस लिहाज से शरद पवार ने राजनीतिक जीवन का एक आखिरी चुनाव के तर्ज पर बारामती को देखा परखा, उसमें सुप्रिया सूले का हिस्सा बड़ा भारी लग रहा है, और यह संकेत बहुत साफ है कि इस सीट को वो बचा लेंगी। वहीं सोलापुर में कांग्रेस ने परिणीति शिंदे को खड़ा किया था, जो सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। बीजेपी ने यहां चेंज कर दिया था, नए उम्मीदवार को ले आए। लेकिन एक झटके में राजनीति कैसे बदलती है और पारंपरिक सोच कैसे हटती है, यह आपको सोलापुर आने वाले वक्त में 4 तारीख को चौंकाएगा, जहां पर बीजेपी ने चेंज भी अपने उम्मीदवार को किया, फिर भी शायद उसे लाभ नहीं मिल पाया। और यही स्थिति सतारा के भीतर भी, जहां पर उदयन राजे भोसले, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक, और एनसीपी शरद पवार के शशिकांत शिंदे स्थिति में मजबूत नजर आए। और कोल्हापुर के भीतर भी जो शाहू शाहजी छत्रपति हैं, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे,
उनके जरिए एक मैसेज था सामने, जो खास तौर से सिटिंग एमपी है, वो एक बड़े ही चुनौतीपूर्ण वोटिंग में नजर आया, जहां पर लगा ऐसा कि 1-1 की स्थिति में आकर यह खड़ा हो गया है। इसके बाद माधा की सीट जो है, जहां पर बीजेपी के रंजीत निबालकर जो सिटिंग एमपी है वो खड़े थे, मोहिते पाटिल बड़ी चुनौती देते हुए, और इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि झटके में माधा की सीट एनसीपी के शरद पवार वाला हिस्सा जीत ना जाए। और जो हटकांगल की सीट है, जहां पर शिवसेना शिंदे के धैर्यशील माने हैं जो सिटिंग है, और दूसरी तरफ शिवसेना ठाकरे के सत्यजीत पाटिल हैं, यह बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि शिवसेना दोनों के कैडर एक वक्त एक साथ चुनाव प्रचार करते थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन इसमें यहां पर बीजेपी का वोट बैंक और कांग्रेस का बड़ा छोटा सा हिस्सा, क्या वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, यहां पर आपको समझना होगा। एकनाथ शिंदे की राजनीति को साधने और समझने के लिए उनके साथ सत्ता का रहना जरूरी है। और सबको पता है कि इसी बरस महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जो आपको मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से में खुले तौर पर नजर आने लगा। और मराठवाड़ा की जो लातूर की सीट है, वहां पर सिटिंग एमपी सुधाकर श्रृंगारे जो बीजेपी के हैं, उनके सामने कांग्रेस के शिवानी राव जलसे थे, जिनको चेंज पिछली बार की तुलना में ये चुनौती दे रहे हैं। यहां पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन जो उस्मानाबाद पहले था अब धराशिव है, वहां पर शिवसेना के ठाकरे जो हैं वो कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एनसीपी के अजीत पवार अर्चना पाटिल के सामने ओम राजे निबांकल ये सिटिंग है, इनका पलड़ा भारी है। लेकिन आप जैसे ही कोंकण के इलाके में जाते हैं, यहां पर नारायण राणे को हरा पाना आसान होता अगर सही उम्मीदवार खड़ा होता। सिटिंग एमपी जो शिवसेना ठाकरे के हैं, विनायक राउत, वही खड़े हुए। यहां की राजनीति थोड़ी सी अलग है और नारायण राणे उसको मैनेज करने में सफल रहे हैं। कह सकते हैं जो भी जीतेगा वो 25 से 50 हजार वोट से ज्यादा नहीं जीतेगा। यह वहां का एक बड़ा साफ एनालिसिस वहां के रिपोर्टर ने दिया है। लेकिन रायगढ़ में एनसीपी अजीत पवार के सुनील तटकरे और दूसरी तरफ शिवसेना ठाकरे के अनंत गीते मैदान में, वह भी सिटिंग एमपी के ठीक सामने। मुश्किल किसे होनी चाहिए, यह आपको रायगढ़ का चुनाव भी चौंका सकता है। इसीलिए हमने कहा कि पहला बड़ा जो परिणाम महाराष्ट्र से निकलने वाला है, यह हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जो भी बीजेपी ने राजनीतिक प्रयोग किए, कहीं उसका बोरिया बिस्तर गोल ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति नजर आ रही है। इसके बाद दूसरी स्थिति कर्नाटक की है। कर्नाटक के भीतर जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ, उसमें बड़ा शानदार शिवमोगा से हमारे पास जानकारी आई कि वहां पर येदियुरप्पा का गढ़ है, बेटे राघवेंद्र को उन्होंने टिकट दिया। दूसरी तरफ पूर्व के जो सीएम है बंगरप्पा, उनकी बेटी को कांग्रेस ने टिकट दिया, और पूर्व डिप्टी सीएम वो बागी होकर मैदान में उतर गए। और इसका लाभ कांग्रेस को जा रहा है या इसका लाभ येदियुरप्पा के पास जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में रमन्ना के खेल ने कर्नाटक की राजनीति को डगमगा दिया है। इसीलिए बेल्लारी, शिमोगा, दावंगीर, उत्तर कन्नड़, हावेरी, कोप्पल और यहां तक कि गुलबर्गा की सीट भी डामाडोल की परिस्थिति में बीजेपी के सामने है। गुलबर्गा का जिक्र इसलिए क्योंकि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की यह सीट रही है। इस बार उनके दामाद राधाकृष्ण चुनाव मैदान में हैं और लगातार उससे पहले जीतते रहे। 2019 में खड़गे हारे हैं, तो यह सीट छीनेगी। और उसके बाद की जो अलग अलग चेंज किए गए हैं, उस चेंज से लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोप्पल में परिवर्तन कर दिया, हावेरी में परिवर्तन कर दिया, उत्तर कन्नड़ में परिवर्तन कर दिया, दवांगिरी में परिवर्तन कर दिया, बेल्लारी में परिवर्तन कर दिया। और यह भी जानकर हैरत होगी कि वहां से सबसे ताकतवर वी श्रीमालू, उनकी स्थिति भी जो रिपोर्ट निकल कर आई वह नाजुक है। और बेलगाम का जिक्र तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जगदीश शेट्टार यहां से लड़ रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो ये पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, और इस बार वो दोबारा बीजेपी में लौटे और उनको बेलगाम से टिकट दिया गया। वो पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की राजनीति में थोड़ी सी खुशबू आपको नीतीश कुमार की वहां के वोटरों के जरिए समझ में आएगी। तब आप समझ पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि जगदीश शेट्टार जीत पाए, उनकी स्थिति भी नाजुक है। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है जो चिता रहा है।
तीसरे नंबर पर चिताने की स्थिति में बिहार खड़ा है। बिहार में पहली बार ऐसा है कि अपने तौर पर, जैसे आप खगड़िया का जिक्र कीजिए, खगड़िया में सीपीएम के उम्मीदवार हैं संजय कुमार, यानी इंडिया के उम्मीदवार हैं। इससे पहले मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, लेकिन सीपीएम का उम्मीदवार राजेश वर्मा, जो लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की है, उस पर भारी पड़ा है। पिछली बार अली कौसर यहां पर जीते थे, महबूब अली कौसर, वो सिटिंग एमपी है, उनको बदला गया और इसीलिए खगड़िया की सीट एलजेपी जीत पाएगी, ये इम्पॉसिबल सा हो चला है। और यही स्थिति बीजेपी के भी सिटिंग एमपी प्रदीप कुमार सिंह के सामने अररिया में है। वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार शहनवाज आलम है, उनको चेंज किया गया, पिछली बार सरफराज आलम थे। और इस इलाके का समीकरण भी बड़ा साफ है, 45% लगभग मुस्लिम ही हैं, फिर यादवों को जोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही 50% के पार चली जाएगी स्थिति। ये एक स्थिति है। यहां पर एक चीज और जरा समझिए, लेकिन यादवों का जिक्र हमें लगता है जब मध्य प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में आएंगे तब जिक्र करेंगे, क्यों वो महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर एक साथ एकजुट बिना बिखरे हुए उभर रही है। मधेपुरा में जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव जो सिटिंग है, यह एक लिहाज से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। जो मधेपुरा में है, सामने आरजेडी के कुमार चंद्रदीप हैं, पिछली बार शरद यादव यहां से लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मधेपुरा में एक चुनौती है, कह नहीं सकते, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा थोड़ा भारी है। सुपौल में लेकिन स्थिति जनता दल यूनाइटेड के जो सिटिंग एमपी है दिलकेश्वर कामत, उनकी बेहतरीन है, यह नहीं कहा जा सकता है। चंद्रहास चौपाल यहां से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक वक्त कांग्रेस की रंजीत रंजन यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन यह भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद आरजेडी का पलड़ा भारी है। और उसके बाद जब आप झंझारपुर पहुंचते हैं, हालांकि झंझारपुर में जेडीयू के सिटिंग एमपी रामप्रीत मंडल को लेकर कहा जा रहा था, जो वोटिंग के डिजाइन में बात आई कि यह मिलते ही नहीं है, लेकिन अब दिल्ली में है और यहां अपनी सरकार है तो कुछ इस पक्ष में थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर वीआईपी को सीट दिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, सुमन महासेठ लड़े थे और वो इसलिए चुनाव हार सकते हैं क्योंकि उनके पुराने संबंध आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो आरएसएस से निकलकर वीआईपी को यह सीट दी गई और शायद इसीलिए यहां पर इंडिया गठबंधन या कहें आरजेडी के वोट ट्रांसफर नहीं होंगे। यह एक स्थिति है। लेकिन इसके बाद आइए असल जगह पे, जो उत्तर प्रदेश के भीतर की स्थिति है। यहां पर समाजवादी पार्टी कमाल कर रही है और कहें इंडिया गठबंधन एक लिहाज से कमाल कर रहा है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी को हरा पाना मुश्किल है। फिरोजाबाद में पलड़ा भारी अक्षय यादव का हो सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मुकाबला ऐसा हो गया कि अक्षय यादव का पलड़ा यहां पर भारी दिखाई देने लगा। और बदायूं में आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, उनके सामने बीजेपी के दुर्विजय शाक्य हैं, पिछली बार संघमित्रा मौर्य थी, लेकिन और बीएसपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया, मुस्लिम खां ही उनका नाम है। लेकिन बदायूं की सीट भी आदित्य यादव के हक में इसलिए है क्योंकि राजनीतिक तौर पर कल जो हुआ उसने एक झटके में बड़ा संदेश दे दिया। जब मंदिर में पूजा करने अखिलेश यादव गए और पूजा करके निकले तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया, यानी जो मुस्लिम वोटर के साथ था वही परिस्थिति एक झटके में यादवों के साथ भी आ गई। और इससे पहले जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट क्या पूरा का पूरा यादवों के पक्ष में ट्रांसफर होगा या नहीं, लेकिन इस घटना ने गजब का करंट पूरे उत्तर प्रदेश में पैदा किया। और यादवों को लेकर, यानी सोचिए मध्य प्रदेश के भीतर एक यादव को सीएम बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी यादव को टिकट नहीं दिया गया। तो राजनीतिक मैसेज जो जाति समुदाय के भीतर से जाता है उसका लाभ समाजवादी पार्टी के सामने है। आगरा में एसपी बघेल का पलड़ा भारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सीकरी में बीजेपी के राजकुमार चाहर का पलड़ा भारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आंवला के भीतर बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप और सपा के नीरज मौर्य टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटा में बीजेपी के रामवीर सिंह जो कल्याण सिंह के परिवार के हैं, उनका पलड़ा भारी है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाथरस में समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि और बीजेपी के अनूप प्रधान, यहां पर चुनौती की परिस्थिति है, लेकिन जसवीर वाल्मीकि का पलड़ा हल्का नहीं है। लेकिन झुमका कहां गिरा, और जहां पर झुमका गिरा वहां पर बरेली में बीजेपी को झटका मिलना लगभग तय है। यहां पे संतोष गंगवार का टिकट काटा गया, छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया। और यहां पे परवीन सिंह एरन चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। इनका इतिहास जान लीजिए, यही वो शख्स हैं जिन्होंने 2009 में एकमात्र बार
संतोष गंगवार को हराया था 9,338 वोट से। वो एकमात्र हार है संतोष गंगवार के नाम। लेकिन जिस लिहाज से संतोष गंगवार की पहचान बरेली को लेकर है, वो शायद झुमके से भी भारी हो। और बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई, तो बरेली का झुमका बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के भीतर में खास तौर से 2 सीट, ये 2 सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जगहों पर खास तौर पे देखिए, दुर्ग की सीट जो बीजेपी के विजय बघेल है और कांग्रेस के राजेंद्र साहू है, इनको चेंज करके लाया गया। सिर्फ यही एक सीट है जिसको बीजेपी अपने तौर पर कह सकती है हवा बहे ना बहे जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद रायपुर जैसी जगह में भी बृजमोहन अग्रवाल जो सिटिंग एमपी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के उपाध्याय जो हैं विकास उपाध्याय, ये चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहली बार टक्कर देने की स्थिति में आ गए, जो होता नहीं था, लेकिन इस बार हो रहा है। लेकिन असर कोरबा में भी है। कोरबा में जहां सरोज पांडे को खड़ा किया गया, वहां पर ज्योत्सना महंत सिटिंग एमपी यहीं पर हैं जो कांग्रेस की थी, उनका पलड़ा भारी है। रायगढ़ के भीतर बीजेपी के राधेश्याम राठिया, यहां पर सिटिंग एमपी को बीजेपी ने चेंज किया और यहां पर चुनौती की स्थिति मेनका देवी मिश्रा दे रही है। सरगुजा में बीजेपी के अनुकूल है, हालांकि एमपी को चेंज किया गया, चिंतामणि महाराज को टिकट दिया गया, शशि सिंह कोराम यहां से हैं, इनको भी चेंज किया गया। लेकिन सरगुजा में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दी, जो वहां से रिपोर्ट निकलकर आई है। बड़ा सवाल बंगाल को लेकर भी है। बंगाल में इंडिया गठबंधन ही आपस में टकराता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है, यह सवाल बार बार पूछा जाता। और इसका असर यह हुआ कि मालदा उत्तर में टीएमसी के प्रसून बनर्जी और बीजेपी के खगेन मुर्मू आमने सामने हैं। लेकिन यहां पर टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है, बावजूद इसके कि यहां पर मौजूद कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार साथ में खड़े हैं। मालदा दक्षिण में कांग्रेस ने सिटिंग चेंज किया, लेकिन गनीखा चौधरी के परिवार से जुड़े हुए ईशा खान चौधरी को ही टिकट दिया। यहां पर कांग्रेस मजबूत है। लेकिन जांजगीर के भीतर पहली बार नजर आ रहा है कि बीजेपी ने चुनौती दे दी है टीएमसी के खलील रहमान को, जो सिटिंग एमपी हैं। बीजेपी चुनौती दे रही है। और मुर्शिदाबाद के भीतर भी टकराव है मोहम्मद सलीम के मैदान में उतरने के बाद, जो सीपीएम के नेता हैं। यहां पर बीजेपी के गौरी शंकर घोष हैं, लेकिन सिटिंग एमपी टीएमसी के हैं अबू तहिर खान, तो उनके वोट को कट करने की स्थिति में मोहम्मद सलीम सामने आकर खड़े हो गए हैं। अगर इन स्थितियों को टटोलते हुए आप मध्य प्रदेश के भीतर जाते हैं, जिसको लेकर हमने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री यादव समुदाय से जरूर है, लेकिन किसी यादव को टिकट दिया नहीं गया, तो वहां के भीतर आपको जानकर हैरत होगी 2 सीट जो उलझी हुई है, दोनों स्टार हैं। बाकी जगहों पर सीट नहीं उलझी हुई है। विदिशा में तो कहीं ज्यादा मार्जिन से जीतने की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान होंगे। लेकिन सोचिए मध्य प्रदेश के भीतर में अगर कहें कि दरअसल वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव जीतेंगे या नहीं, देखेंगे। यह एक सवाल इसलिए बड़ा है, पिछली बार यहां से बीजेपी के टिकट पर वहां के यादव ने उन्हें हरा दिया था। इस बार उनका टिकट कट गया। यादवों को लेकर जो एक नई राजनीति बीजेपी के भीतर से निकली है, उसने अलग थलग कर दिया है। उनके करीब के लोग, उनके वोटर के लोग जो बीजेपी के साथ हैं, उनके भीतर उहापोह की स्थिति। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की सीट और दूसरी सीट आप चले जाइए राजगढ़ की सीट, जहां पर दिग्विजय सिंह बरसों बरस बाद लौटे और चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी रोडमल नागर जो बीजेपी के सिटिंग है, पिछली बार 4.5 लाख के लगभग वोट से जीते थे, उनके सामने दिग्विजय सिंह चुनाव जीत जाएंगे, यह कह पाने की स्थिति में हमने तमाम जो जानकारी हमारी टीम ने वहां से ली, कोई कहने की स्थिति में नहीं है। एक ने जरूर कहा चुनौती दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भीतर में तमाम सीटों में बीजेपी के लिए फंसी है गुना की सीट और कांग्रेस के लिए फंसी है राजगढ़ की सीट। बाकी जगहों पर अपने तौर पर बीजेपी मजबूत है, वो चाहे ग्वालियर हो, चाहे भिंड हो, चाहे सागर हो, चाहे विदिशा हो, चाहे भोपाल ही क्यों ना हो, यह एक स्थिति है। लेकिन अगला सवाल गुजरात के भीतर का है। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा, उसका असर कच्छ में, जामनगर में, सबरकांठा में, बनासकांठा में, तमाम जगहों पर फैलता चला गया। वोटिंग परसेंटेज इसीलिए वहां पर कम नजर आ रहा है। और गुजरात में पिछली बार लगभग 64.5% वोट पड़े थे, इस बार यह घटकर 60-61% पर अटक गए हैं। महाराष्ट्र में भी जो परसेंटेज वोट था पिछली बार 63
64% वोट पड़े थे, इस बार ये 58%, 59% से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भीतर भी 2% वोट की कमी आई है, 81 से 79 तक पहुंच गए हैं। और गुजरात के भीतर सीटों पर जीत जरूर जाएगी बीजेपी, लेकिन इसने असर किया और वोट पर असर डाला। और राजपूत समाज के वोट ना देने की परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि वो शिफ्ट कर गए कांग्रेस की तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका असर वहां पर दिखाई दिया वोटिंग देते वक्त लोगों की कमी के दौर में। गोवा में कमोवेश वही स्थिति रहने वाली है। जो नॉर्थ गोवा की सीट थी वहां पर बीजेपी का कब्जा और साउथ गोवा में कांग्रेस का कब्जा। यह स्थिति इस बार भी टूटेगी नहीं। लेकिन आखिरी सवाल असम को लेकर है। असम के भीतर वहां के मुख्यमंत्री जिस तर्ज पर भी नाचें गाएं, जो भी जिन बातों का जिक्र करें, वह इस बार मुश्किल स्थिति में है। और बदरुद्दीन अजमल जो धुबरी से लगातार सिटिंग एमपी के तौर पर रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस के रकीबुल हुसैन हैं। और चूंकि एजीपी यानी असम गण परिषद के उम्मीदवार जावेद इस्लाम भी मैदान में हैं, और लगातार कांग्रेस ने इस मैसेज को दिया कि बदरुद्दीन और बीजेपी के भीतर किस तरीके से तालमेल है, और एजीपी चूंकि बीजेपी के साथ खड़ी है, इन बातों का असर वोटिंग पैटर्न पे वहां पर नजर आया। तो बदरुद्दीन अजमल के लिए इस बार की जीत आसान नहीं है। उसके बाद कोकराझार में, कोकराझार इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी की मौजूदगी है और उनके उम्मीदवार जो हैं उनका पलड़ा भारी है। लेकिन बारपेटा में एक तरफ एजीपी और कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। और गुवाहाटी तक में जो कांग्रेस ने मीरो गोस्वामी को खड़ा किया और सीटिंग चेंज कर दिया, बीजेपी ने अपने एमपी को और बिजली कलिता मेदी को दिया, यहां पर गुवाहाटी तक में बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, यह कह पाने की स्थिति में वहां पर लोग नहीं हैं। मैसेज इस पूरे तीसरे चरण से जो निकल कर आया और जो हड़कंप मची हुई है, कुछ देर पहले हमारे पास भी खबर आई कि यह हरियाणा तक पहुंच गई और हरियाणा में निर्दलीय विधायकों ने कहा अब हम समर्थन वापस ले रहे हैं। कांग्रेस ने कहा हरियाणा में भी अल्पमत में सरकार आ गई है। दरअसल जिन सीटों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, अब आप 283-84 सीट पर आइए, क्योंकि एक सूरत की सीट पर तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसमें तो चुनाव यूं ही जीत गए। तो 284 सीटों में से 165 सीट जो बीजेपी ने 2019 में जीती थी, अगर तीनों चरणों को आप एक झटके में मिलाएं तो लगभग 50 सीटों का झटका सीधे तौर पर बीजेपी को लग सकता है। और इस बार 20 सीटों का झटका तीसरे चरण में दिखाई देने लगा है। राजनीतिक तौर पर यह स्थिति 3 चरणों को लेकर है, यानी मैसेज बहुत साफ है कि 272 का जो जद्दोजहद 7 चरणों के बाद 4 जून को लेकर हो रही है, और प्रधानमंत्री एक के बाद एक 4 जून को हर किसी की एक्सपायरी डेट बता रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा में नवीन पटनायक की एक्सपायरी डेट बताई, उन्होंने आंध्र प्रदेश में वहां पर कांग्रेस वाईएसआर की जो सरकार है उसकी एक्सपायरी डेट बताई, और अब आज उन्होंने भाषण देते वक्त अहमदाबाद में कहा यह 4 जून इंडिया की एक्सपायरी डेट है, इंडिया गठबंधन की। लेकिन 4 जून ये बताने की दिशा में चरण दर चरण जो बढ़ रहा है, उसका मैसेज एक ही है कि 272 के आंकड़े को छू पाना इस बार बहुत ही मुश्किल हो चला है। और वोटिंग का यह पैटर्न बहुत खुले तौर पर बतला रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इस हवा ने जोर पकड़ा तो पता नहीं सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर या विपक्ष का समूचा गठबंधन कौन सा गुल खिलाएगा, यह हर कोई देखता रह जाएगा। इसीलिए यह डराने वाली परिस्थिति शायद बीजेपी के भीतर मंडराने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।